जिसके अंदर इक्विटी जो है वो हम लोग कहते थे कि इक्विटी किसी भी कंपनी की जो है वो होती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। भाई जो शेयर कैपिटल है ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आती है, किसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है? ओनर की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ शेयर। उसको हम क्या नाम देते हैं? शेयर कैपिटल। और उसके अंदर जब हम रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? इक्विटी। हमारे पास क्या बन जाती है? इक्विटी। अब जब शेयर कैपिटल के अंदर हम लोगों ने बातें की थी तो इसमें जो शेयर कैपिटल है इसके अंदर हमने कहा था कि जो शेयर है ये दो तरह का होता है। कुछ होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और कुछ होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। जब हमारी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर इशू करती है और उसके बदले में जो फाइनेंस इकट्ठा करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और जब दूसरी तरफ हमारी कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है प्रेफरेंस, उसके बदले में जो फाइनेंस इकट्ठा करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भी सबसे पहला जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भाई क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसके अंदर डिफरेंस क्लियर है सबको? भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के दरमियान डिफरेंस क्लियर है सबको? इसकी जितनी भी हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो होते हैं वो हमारा ओरिजिनल शेयर होल्डर होता है कंपनी का, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है ये हमारा ओरिजिनल शेयर होल्डर नहीं होता। हम लोगों ने कहा था कि ऑर्डिनरी जो शेयर होल्डर होते हैं और दूसरी तरफ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या था कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं ये किसी भी कंपनी के ओरिजिनल शेयर होल्डर होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा जाता था कि ये हमारे कंपनी के सेमी डेट शेयर होल्डर होते हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं ये हमारी कंपनी के ओरिजिनल शेयर होल्डर होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये हमारी कंपनी के क्या होते हैं? सेमी डेट शेयर होल्डर होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है वो हमारा क्या करता है? वेरी करता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। भैया सही है? जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है? पर शेयर मिलता था। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इनको डिविडेंड मिलता है परसेंटेज ऑफ कैपिटल। सेमी डेट का मतलब यह है कि कुछ क्वालिटीज इनमें उसकी वाली है ऑर्डिनरी शेयर वाली, और कुछ क्वालिटीज इसमें किस वाली है? अपनी डेट वाली। डेट का मतलब लोन। डेट का मतलब लोन। तो मतलब जैसे मैं एक सिंपल वर्ड में कहता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी हम लोगों ने क्या करनी होती है? वापस करनी होती है। जबकि जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपने वापस नहीं करनी होती। तो सो डेट्स वाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा जाता है भाई सेमी डेट। फिर दूसरे टर्म में बातें करें कि जब डिविडेंड इनको देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो इनको परसेंटेज ऑफ कैपिटल, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपने शेयर इशू किए हैं, पर शेयर आपने 5 रुपये लिया है, बट टोटल आपके पास कैपिटल की अमाउंट आ गई 5 लाख। आपने डन कर लिया कि हर साल जी हम 5 लाख का 10% 50,000 हम आपको क्या पे करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब लोन के ऊपर जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो भाई लोन के ऊपर जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो भी तो फिक्स ही होता है ना। तो सो डेट्स वाई इस बेस पे हम कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये सेमी डेट होते हैं। इसमें कुछ क्वालिटीज़ तो शेयर्स वाली होती हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ इसमें कौन से वाली होती हैं? डेट वाली, लोन वाली। तो जिसकी वजह से हम जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होता है कि मालिक कौन होता है? जो रिस्क लेता है। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिस्क लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कल को डिविडेंड मिलना है या नहीं मिलना इनका डिविडेंड वेरी करता है। और कल को जब डिविडेंड मिलने की भी बारी आनी है तो पहले किनको मिलना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो किनको मिलेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। कहा जाता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है ये रिजर्व बेस्ड होता है, रिजर्व में से पे किया जाता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनका डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के ऊपर बेस कर रहा होता है। इनके लिए कहा जाता है कि इनके डिविडेंड हमेशा क्या होते हैं? फॉर द ईयर,
जब इनके प्रॉफिट फॉर द ईयर होते हैं तो डिविडेंड्स भी इनके क्या होते हैं फॉर द ईयर। लेकिन जबकि रिजर्व्स की बातें करें तो रिजर्व हमारे पास हमेशा क्या होते हैं एज एट या एज ऑन, तो सो इनके डिविडेंड भी एज एट या एज ऑन होते। इनके डिविडेंड के बारे में वेरी क्लियर लिखा जाता है कि स्टेटमेंट के इनके डिविडेंड प्रॉफिट से रिलेट कर रहे होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं इनके डिविडेंड किससे रिलेट कर रहे होते हैं रिजर्व से। भाई इधर तक मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन। सर आपने बोला था कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं वो लॉस सफर करते हैं, लेकिन सर डिविडेंड तो उसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रॉफिट से रिलेट करता है, तो वो लॉस कैसे सफर करते हैं? मतलब अगर लॉस आएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को तो रिजर्व में से मिलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इस रिजर्व्स के अंदर आपसे एक क्वेश्चन है कि हम लोगों ने एक रिजर्व पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग। वो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता था? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट्स हमारे पास आते हैं उन प्रॉफिट्स को हम क्या कर लेते थे? क्यूमुलेट कर लेते थे। क्यूमुलेट करके तो हमारे पास क्या आती हैं? क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं, उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स नाम देते हैं। अब जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड इस रिटेन्ड अर्निंग में से पे किया जाता है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इस साल ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग थी 4 लाख, मेरी कंपनी को इस साल लॉस आ गया फॉर एग्जाम्पल 4 लाख का, मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग हो गई 0। अब मुझे बताएं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास जब रिजर्व है ही नहीं तो क्या मुझे बताएं कि डिविडेंड पे कर सकता है, डिविडेंड ले सकता है? तो सो डैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है ये क्या करता है? लॉस सफ़र करता है, जबकि प्रेफरेंस के साथ यू हैव कमिटेड कि भाई हम आपको हर साल 10% पे करेंगे और 10% आपने क्या करना है? हर हाल में पे करना है। तो सो डैट्स वाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते, ये रिस्क लेते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ओरिजिनल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है। ट्रू जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो कौन लोग होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी जी तैयब। जी बिल्कुल, जब शुरू में ही वो जब शेयर इशू किया जाता है, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी है कि भाई वो उसको डिविडेंड उसका फिक्स नहीं होगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर जब आप इशू करते हो तो उसके ऊपर डिसाइडेड होता है, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिखा होता है भाई कितने % डिविडेंड पे करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी कंपनी के 2 इशू हुए हैं, एक के ऊपर हो सकता है मैं 10% पे कर रहा हूँ और दूसरा मेरे पास इन्वेस्टर आया है उसको हो सकता है 12% पे कर रहा हूँ, तो इनकी आपस में भी वेरिएशन आ जाती है। तो वो जो सर्टिफिकेट हम लोग इशू करते हैं उसके ऊपर ये ऑलरेडी परसेंटेज डिसाइडेड होती है, जबकि ऑर्डिनरी के साथ ये चीज़ डिसाइड नहीं होती। तो सो डैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ओरिजिनल है जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओरिजिनल नहीं है। भाई क्लियर होती बातें सारी? जी बिल्कुल नहीं, नेट एसेट्स हमेशा कंपनी के होते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी थी लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं उसको लेके गया, तो लेकिन मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। अगर एक कंपनी के एसेट्स हैं 1 लाख, कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी लाइबिलिटीज़ हैं 30,000 और उसकी इक्विटी है 70,000। हम लोग नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते थे? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। बट टोटल एसेट्स कितने हैं? 1 लाख और टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं? 30,000। तो भाई नेट एसेट्स कंपनी के कितने आ गए? 70। और ये नेट एसेट्स क्या इक्विटी के इक्वल है? तो इसलिए हम कंपनी के लिए ये वर्ड यूज़ करते थे कि कंपनी के जो हमेशा नेट एसेट्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं? इक्विटी के। जबकि सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा ये कहते थे कि नेट एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं? कैपिटल के। लेकिन जबकि कंपनी के लिए हमेशा हम कहते थे कि नेट एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? हमेशा इक्विटी के। लेकिन इक्विटी किसके इक्वल होती है ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। और ये इसका मतलब कंपनी के नेट एसेट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर रखना है कि अब ये शेयर कैपिटल यहाँ पे ऑर्डिनरी वाला आना है या प्रेफरेंस वाला आना है, इट विल डिस्कस्ड इन लेटर।
ये नहीं कि मतलब आप यहाँ पे कहें जी शेयर कैपिटल हमारे पास ऑर्डिनरी वाला भी यहाँ पे आएगा, प्रेफरेंस वाला भी आएगा, वो हम लोग अभी डिसाइड करते हैं। कुछ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यहाँ पे आना है या प्रेफरेंस वाला आना है, उसके लिए हम इसकी अकाउंटिंग सीख के फिर आगे बातें करते हैं जी। और किसी का क्वेश्चन? जी बिल्कुल। देखिए ये जो नेट एसेट्स हैं ये इज इक्वल टू इक्विटी हैं। ये नेट एसेट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी किसकी हुई? शेयर होल्डर की। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम नेट एसेट्स को ये भी कहते थे डिफाइन करते वक्त, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, what the company have its own, what the company have its own, कंपनी का अपना क्या बच जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? नेट एसेट्स। दूसरी तरफ हम ये भी कहते थे कि आफ्टर डिडक्टिंग, दूसरी तरफ हम ये भी कहते थे कि रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन कंपनीज नेट एसेट्स, उनको हम क्या नाम देते हैं? उसको भी हम नाम देते हैं, ये क्या बन जाती है? इक्विटी। तो ये डेफिनेशन डिफाइन करने के डिफरेंट वे हैं कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर लिया जाए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना तो ये वर्ड यूज़ कर लिया जाए, लेकिन आफ्टर ऑल जब हम नेट एसेट्स की बातें करते हैं तो हमेशा किसके होते हैं? कंपनी के। आप इसके लिए जब रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर की बात करेंगे तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस कंपनी के नेट एसेट्स के अंदर उसका जो रेजिडुअल इंटरेस्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं? नेट एसेट्स। अभी क्लियर है सबको? जी सोमल क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा, अब ऑर्डिनरी शेयर्स की हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखनी। अकाउंटिंग का मतलब कल भी ये क्वेश्चन कर रहे थे तैयब, आई थिंक। अकाउंटिंग जो होता है उसका मतलब यहाँ पे बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग का मतलब डबल एंट्री है। मैंने आप लोग को कहा था कि एक ऑर्डिनरी शेयर जब हमने इशू करना है तो उसके मैंने 3 तरीके आप लोग को लिखवाए थे कि एट फुल मार्केट प्राइस शेयर इशू करना। दूसरा तरीका मैंने आप लोग को लिखवाया था वो था बोनस इशू। बोनस इशू को हम लोग कैपिटलाइजेशन इशू का भी नाम देते थे और इसको हम स्क्रिप्ट इशू का भी नाम देते थे। और तीसरा तरीका इसके अंदर मैंने आप लोग को लिखवाया था, उसको हम लोग नाम देते थे राइट इशू। जब हमारी कंपनी शेयर इशू करती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ $4, तो मेरे पास 4 लाख आया। फुल मार्केट प्राइस का मतलब इस टाइम मेरी मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस है, अगर मेरी कंपनी उस प्राइस पे शेयर इशू करती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? फुल मार्केट प्राइस। याद रहे, इसके लिए मैंने जो टेक्निकली आपको एक वर्ड लिखवाया था वो ये भी कहा था कि इसको हम प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं। हम इसको ये भी कहते हैं कि ये पब्लिकली हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू कर रहे हैं, इसको हम प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं। और इसके लिए हम ये भी वर्ड यूज़ करते थे कि हम इसको पब्लिकली हम इन शेयर्स को क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। अगर मैंने मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 4, तो भाई मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई? 4 लाख। इस अमाउंट से जब हमने एंट्री पास करनी है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर करना है ये जो $4 है इसको हम नाम देते हैं इशू वैल्यू, जितने का हमारी कंपनी ने शेयर इशू किया। आपको ये याद होना चाहिए कि एक हमने ये भी वर्ड यूज़ किया था, एक कंपनी की नॉमिनल वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है या फेस वैल्यू होती है। जिस दिन हमारी कंपनी अपने शेयर कैपिटल को ऑथोराइज करवाती है उस दिन हमारी कंपनी की जो नॉमिनल वैल्यू होती है, पार वैल्यू या फेस वैल्यू, ये डिसाइड कर दी जाती है। और जब ये एक दफ़ा डिसाइड हो जाती है, इसके हम बार बार इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मार्केट प्राइस कंपनी की मार्केट के अंदर वेरी होती रहती है, जबकि नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू ये कभी भी चेंज नहीं होती। अब मेरी कंपनी की फॉर्मल नॉमिनल वैल्यू $1 है। जब इसकी मैंने एंट्री पास करनी है, मैं ऑर्डिनरी की बात करने लगा हूं, भाई डेबिट करना है कैश को। इसके लिए आप लोगों ने वर्ड याद रखना है इशू वैल्यू। भाई मेरी कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो कि 1 लाख इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 4, भाई कितनी अमाउंट आती है? 4 लाख से हमारे पास कैश डेबिट हो गया। उसके बाद शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट करना है
किस अमाउंट से भाई 1 लाख हमने शेयर इशू करने हैं एट द रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है $1। भाई 1 लाख से शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है और ऊपर जितना भी आपने कमाया वो हमने क्रेडिट करना है किसको, शेयर प्रीमियम। ये जो ऊपर हमने अमाउंट कमाई ये शेयर प्रीमियम है। शेयर कैपिटल बाय डिफॉल्ट रूल आपने जहन में रखना है कि हमेशा शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है किस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से। कैश हमेशा डेबिट होता है इशू वैल्यू से। कैश की जगह बैंक भी वर्ड यूज हो सकता है अगर आपके इन्वेस्टर ने अभी तक पे नहीं किया, इसकी जगह रिसीवेबल का भी वर्ड आ सकता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो शेयर प्रीमियम की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या होता है, ये एक रिजर्व होता है। ये कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ के लिए हम लोग रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो अपने पास एक रिजर्व क्रिएट करती है। और रिजर्व क्रिएट करने की रीज़न मैंने जो आप लोग को लिखवाई थी कि अगर एक कंपनी ने बोनस इशू करना है कल को, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा, अगर कंपनी ने बोनस इशू के साथ साथ अगर कंपनी ने कल को कोई एडमिन कॉस्ट बेयर करनी है, एडमिन कॉस्ट कौन सी, जो शेयर इशू को करने की कॉस्ट है, अगर वो बेयर करनी है तो बेयर करने के लिए जो कंपनी रिजर्व यूज करती है वो कौन सा रिजर्व यूज करती है, शेयर प्रीमियम। भाई इधर तक किसी का क्वेश्चन? आवाज आ रही है सबको? इधर तक किसी का क्वेश्चन? सॉरी आवाज नहीं आ रही। देखिए शेयर प्रीमियम कुछ भी नहीं है, ये जो हमारी कंपनी ने 4 लाख कैश लिया है ऑर्डिनरी शेयर इशू करके, लेकिन उसके बदले में जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू जो हमें, आप ये समझ लें कि ऑर्डिनरी शेयर की जो कॉस्ट पड़ी थी वो 1 लाख पड़ी थी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा मैंने कमाया वो मेरे लिए क्या है, एक किस्म का प्रॉफिट। मैं हमेशा इसको डिफाइन इस तरीके से करता हूं कि प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर। जो हम लोग शेयर इशू करते हैं उसके शेयर को इशू करने के ऊपर जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, शेयर प्रीमियम। ये भी एक प्रॉफिट है। जब भी किसी रिजर्व की बात होगी ये किसी ना किसी बेस पे एक प्रॉफिट होगा। तो ये हमने, हमारी कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर इशू किया और उसके ऊपर क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं, ये हमारा क्या है, शेयर प्रीमियम। और भाई क्लियर है सबको? लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पर्पस क्या है, शेयर प्रीमियम को क्रिएट करने की रीजन क्या है। देखिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, एक पर्सनल लाइफ के अंदर भी रिजर्व क्रिएट करने की कोई ना कोई रीज़न होती है। तो कंपनी जब रिजर्व ये क्रिएट करती है शेयर प्रीमियम, तो वो क्रिएट करती है कल को मेरी कंपनी ने अगर बोनस इशू करना है या मेरी कंपनी ने कल को जब शेयर इशू करने हैं तो उन शेयर इशू करवाने की जो कॉस्ट आनी है वो कॉस्ट जो जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो, वो किसको चार्ज की जाए, शेयर प्रीमियम को। इसकी मैं एंट्री भी लिख देता हूँ, लेकिन इसको वेरीफाई हम कल को करेंगे। ये नोट कर लें, शेयर प्रीमियम एडमिन कॉस्ट की वजह से डेबिट होता है और उसके बदले में कैश हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट। और भाई इधर तक क्लियर होती बातें? शेयर प्रीमियम डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, शेयर इशू कॉस्ट जो कंपनी ने सफर की है। जी क्लियर होती इधर तक बातें? ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ रहे? हेलो। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है बोनस इशू। जब हमारी कंपनी बोनस इशू करती है तो बोनस इशू के लिए मैंने आप लोग को जो चीज बताई थी वो क्या थी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर इशू करना। जिनके पास हमारी कंपनी के ऑलरेडी शेयर हैं उनको नए शेयर इशू कर देना, उसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारा क्या है, बोनस इशू। लेकिन कहता क्या है, ज़रा इसमें हमने जो वर्ड यूज़ किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके बदले में आपने शेयर होल्डर को कुछ भी चार्ज नहीं करना, शेयर होल्डर से कुछ भी रिसीव नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको क्या कर देना, नया शेयर दे देना है। इसको हम बोनस इशू का वर्ड भी यूज़ करते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू का भी वर्ड यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट इशू का भी वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों और कहाँ ये बातें बाद में क्लियर होंगी, लेकिन इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री हमने पढ़ी थी उसकी हम बातें कर।
मेरी कंपनी शेयर होल्डर को कहती है कि सर जिसके पास एक शेयर है उसको हम 2 नए शेयर देंगे। मेरी कंपनी ने ऑलरेडी जो शेयर इशू किए थे, ये जो हमने बाय डिफॉल्ट लास्ट एग्जांपल के अंदर लिया था, भाई 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं ऑलरेडी। ऑफर कितने कर रहे हैं नए? 2। कितने के बदले में? 1 के बदले में। टोटल इसका मतलब मेरी कंपनी को जो बोनस इशू करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 2 लाख। ये बोनस इशू के नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, ये जहन में रखिएगा। ये 2 लाख मेरी कंपनी ने टोटल शेयर इशू करने हैं। इसमें अगर एक ही हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे बोनस इशू उसको मिल जाएगा। अगर 2 होंगे, दोनों के पास 50,000 शेयर होंगे तो 1-1 लाख उनको बोनस इशू मिल जाएगा। हमें इंडिविजुअल शेयर होल्डर को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंट्री पास करनी है तो हमने देखना है कि मेरी कंपनी ने ऑलरेडी शेयर कितने इशू किए हैं। ऑलरेडी शेयर इशूड, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने आपने नए ऑफर किए हैं और डिवाइड कर देना है कितने के बदले में, जितने के बदले में आप ऑफर कर रहे हैं 1 के बदले में। तो टोटल मेरी कंपनी जो बोनस इशू फ्री देने जा रही है वो कितनी देने जा रही है? 2 लाख। अब ये 2 लाख को मल्टीप्लाई हम किससे के साथ करेंगे? हमारी कंपनी की जो नॉमिनल वैल्यू होगी वो, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू $1 है, तो हमारे पास जो बोनस इशू की अमाउंट कैलकुलेट होगी वो भी कैलकुलेट होगी 2 लाख। लेकिन जहन में रखिएगा, यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर जब हमने नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया था। और ये चीज़ क्लियर रहे कि जब भी हमने एंट्री पास करनी है उसके लिए शेयर प्रीमियम को हमने डेबिट करना है। अगर शेयर प्रीमियम में हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसके लिए किसी ज़माने में एक रिजर्व पड़ा था, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, I-16 नॉन करंट एसेट में, और उसके बदले में क्रेडिट करेंगे किसको? शेयर कैपिटल को। शेयर प्रीमियम को बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मैंने ये नंबर 1 का नाम दिया, शेयर प्रीमियम ही डेबिट होता है। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस नहीं है, इतना रिजर्व इसमें इतना बैलेंस नहीं है, तो यू कैन डेबिट इट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। आप इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हैं और उसके बदले में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक दफ़ा मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये जो 2 लाख की वैल्यू जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये 2 लाख से ये डेबिट होगी और ये हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। डोंट कंसिडर इट एज कि ये 2 लाख ली है। इसमें बच्चा टेक्निकली गलती ये करता है, यहाँ पे $1 वैल्यू है, बोनस इशू की अमाउंट भी $2 लाख आई है और बोनस इशू के नंबर ऑफ शेयर 2 लाख आए थे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे 50 सेंट नॉमिनल वैल्यू हुई, अगर यहाँ पे $2 नॉमिनल वैल्यू हुई, तो यहाँ पे फिर इन दोनों में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो बच्चा इस एग्जाम्पल को जहन में बैठा के बैठा होता है और यहाँ पे वो हमेशा उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं करता, नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करता। तो भी मेक श्योर करना है कि आपने नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर आपने एंट्री पास करनी है। शेयर प्रीमियम को डेबिट भी करना है और उसके बदले में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, बट विद अमाउंट, नॉट विद नंबर ऑफ शेयर्स। अभी क्लियर होती बात है भाई? इसमें मुझे बताएं कि इधर तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर प्रीमियम भी एक रिजर्व है, शेयर कैपिटल भी इक्विटी का पार्ट है। ये दोनों के दोनों इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी का एक एलिमेंट कम हो गया और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसके साथ आप हाईलाइट भी कर लें, इट विल नॉट इफेक्ट इक्विटी। इट विल नॉट इफेक्ट इक्विटी, ये इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब तीसरा हमारे पास आता है राइट इशू। राइट इशू की जब हम लोग बातें करेंगे जी तो ये अच्छा, एक चीज़ क्लियर रखनी है कि बोनस इशू, कैपिटलाइजेशन इशू और स्क्रिप्ट इशू के अंदर मैंने अभी डिफरेंस नहीं बताया कि क्यों इसको बोनस इशू, क्यों इसको कैपिटलाइजेशन, क्यों इसको स्क्रिप्ट इशू कहते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट इशू की हम लोग जब बातें करते हैं तो इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर दिए जाते हैं लेस देन मार्केट वैल्यू बट एट लीस्ट एट नॉमिनल वैल्यू।
इसके लिए अगर आप ये भी वर्ड यूज़ करें कि ये राइट इशू जो है ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट रूल है कि पब्लिकली कभी भी आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू से बिलो नहीं जाना, एटलीस्ट आपने नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना है, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम का आपने शेयर इशू करना है। जब कंपनी को फाइनेंस इकट्ठा करना है सस्ते तरीके से तो कंपनी क्या करती है, राइट इशू करती है। जब कंपनी को फाइनेंस चाहिए, आप ये समझे कि जल्दी, तो फिर कंपनी क्या करती है, राइट इशू करती है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब आपने शेयर इशू करने हैं तो बहुत से कंपनी ने बहुत सी अथॉरिटीज़ को क्या करना है, फुलफिल करके फिर जाके कंपनी को क्या कर सकती है, फाइनेंस रेस कर सकती है। लेकिन जब राइट इशू आप लोगों ने करना है तो राइट इशू करने के लिए आप इजीली अपने शेयर होल्डर को ये कहते हैं विदाउट इनकरिंग एनी मार्केटिंग कॉस्ट, कोई मार्केटिंग कॉस्ट आप इनकर नहीं करते, आप अपने क्या कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। इसके लिए भी कंपनी ऑफर लगाती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी के ऑलरेडी शेयर जो इशू थे वो 1 लाख थे और जो बोनस इशू आगे कैलकुलेट हुआ वो 2 लाख कैलकुलेट हुआ, टोटल जो शेयर कैलकुलेट हुए वो कितने कैलकुलेट हुए हैं, 3 लाख। मेरी कंपनी ने ऑफर किया कि जिसके पास 1 शेयर है उसको नए शेयर मिलेंगे 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, जितने आपने ऑफर किए हैं न्यू शेयर उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने के बदले में आपने ऑफर किए हैं उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास क्या थे, जो हमारे ऑलरेडी बैलेंस था, ऑलरेडी जो हमारे पास शेयर का बैलेंस था, और ये जो 2 लाख है ये हमने कौन सा था, जो हमने इस साल में बोनस इशू किया है। इन दोनों को प्लस करके, इसके लिए मैं फिर यही वर्ड यूज़ करूंगा कि ऑलरेडी आज तक जितने आपने शेयर इशू किए हैं वो आपने नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1। मार्केट वैल्यू है इस टाइम मेरे शेयर की फॉर एग्जाम्पल $5। मेरी कंपनी कहती है सर हम $3 का शेयर इशू कर देते हैं। कितने का शेयर इशू करते हैं, $3 का। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 लाख इंटू 3 बाई 1 किया तो मेरे पास जो राइट इशू के शेयर्स आए हैं भाई वो कितने आते हैं, 9 लाख। अब 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास कितनी अमाउंट आती है, 27 लाख। ये हमारे पास कैश आएगा या बैंक आएगा 27 लाख से, और उसके बदले में शेयर कैपिटल हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल जब भी क्रेडिट करना है, बार बार आप लोग को कह रहा हूँ, हमेशा नॉमिनल वैल्यू से। ये 9 लाख हमारे पास क्या आए हैं, शेयर आए हैं। इस नॉमिनल वैल्यू ऑलरेडी कंपनी की डिसाइडेड होती है, वो $1 थी हमारे केस में। 9 लाख से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया और ऊपर जो अमाउंट आई वो हमारी शेयर प्रीमियम में हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये बेसिकली डबल एंट्री वही है जो फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू करते हैं, लेकिन इसमें जो शेयर की वैल्यू होती है वो मार्केट के मुताबिक होती है, लेकिन इसमें ये डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। मार्केट के अंदर शेयर था इस टाइम $5 का, लेकिन हमने कितने का इशू किया, $3 का। क्यों करते हैं, क्या रीजंस हैं, ये डिस्कस करेंगे हम लोग कल। अभी क्लियर होती बातें, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या कहते हैं कि अभी आप इसको इतने से ही गुजारा करेंगे। ज़रा मैंने टॉपिक आपको पूरा का पूरा इक्विटी का दिया था, लेकिन उसमें से सारा का सारा केस मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। तो ज़रा अटेंडेंस भी लगानी है, तो उसके लिए ज़रा मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप मुझे लिखवाते जाइएगा। आफ्ताब लतीफ़, यस सर। तैयब हसन, तैयब हसन, तलहा बाजवा, तलहा बाजवा नहीं है, यस सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, यस सर। रिजवान, रिजवान, यस सर।